सो हाय एंड हेलो, आप सबका क्लास 12th के केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले पार्ट में सॉलिड स्टेट चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे और उसमें हमने बहुत सारी चर्चाएं की। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, एमॉर्फस किसे कहते हैं, और डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक देखा हमने, प्रॉपर्टीज़ देखी। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो दो वर्ड आए थे उसमें। क्या क्या वर्ड आए थे? अपना एन आइसोट्रॉपिक आया था और आइसोट्रॉपिक आया था, समदैशिक और विषमदैशिक आया था। तो हमने वहाँ पे कुछ समझाया था, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को कुछ संशय रह गया था। कुछ के कमेंट्स देखे हमने, नाम तो नहीं याद है लेकिन कमेंट्स हमने देखा तो किसी ने कुछ कहीं किसी को दिक्कत थी। तो आइए उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो पुरानी क्लास में हम इसके बारे में पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेते हैं कि एन आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं। मतलब एन आइसोट्रॉपिक में हमने क्या बताया था? हमने यही बताया था कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी डिफरेंट डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। क्या बताए थे? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी in different direction। और आइसोट्रॉपिक में हमने क्या बताया था कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी in different directions। ये हमने पिछले क्लास में बताया था, आपको समझाए थे ना कि जैसे यहाँ से कोई वायबल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता था कि चूंकि इसमें बीच में स्पेस था, तो ये आसानी से टूट जा रहा था। लेकिन अगर इसको अपर साइड से इस पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो देखिए यहाँ पे जो है प्रबल आकर्षण बल द्वारा ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई है। अब डेंस ज्यादा हो गया तो इसको तोड़ने में इतने फोर्स में तो नहीं टूटेगा, इसका मतलब क्या हुआ? एक डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे तो ये टूट रहा था, और दूसरे डायरेक्शन में जब फोर्स लगा रहे थे तो ये टूटा नहीं। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना, भौतिक गुण दूसरे बदल गया ना, एक तरफ टूट रहा है दूसरी तरफ नहीं टूट रहा है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वहीं दूसरी अवस्था में जो हमारा समदैशिक था, समदैशिक में क्या था? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे आप इधर से फोर्स लगाइए, चाहे इधर से फोर्स लगाइए, चाहे इधर से फोर्स लगाइए, चाहे इधर से कहीं से भी फोर्स लगाइए, ये सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। मतलब जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो हमने बताया था कि उसे विषमदैशिक कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम डिफरेंट डायरेक्शन में, हर जो भी दिशाएं में, जिस दिशाओं में इस पे वार करो, ये एकदम सेम वैसा ही रहेगा। तो इसको क्या कह दिए थे हम? समदैशिक कह दिए थे। तो यहाँ पे जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा की थी, कुछ लोगों ने बताया कि सही से ये समझ में नहीं आया। तो सबसे पहली बात, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को लेकर नहीं चर्चा किया। मैटर की जितनी प्रॉपर्टी होती है, केवल इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टेंस और स्ट्रेस और जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल उन्हीं के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे थे। हम मैटर की जितनी प्रॉपर्टी होती है, मैटर द्रव्य की जितनी प्रॉपर्टी होती है और एक सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टी होती है, सब को लेके चले थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्लास 10 में पढ़ चुके थे और लगभग सब कुछ आप क्लास 10 में पढ़ चुके थे और क्लास 11 में पढ़ चुके थे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इसके कैरेक्टरिस्टिक को, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को एग्जांपल द्वारा समझा दे रहे हैं।
तो आइए सबसे पहले क्रिस्टलाइन के अंतर्गत हमारा एनाइसोट्रॉपिक था। तो आइए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा कैसे हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम किससे समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेकर समझते हैं। एनाइसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या काम किया? सबसे पहले हमने दो सॉलिड ले लिए। अब ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार का सॉलिड, जिस शेप का सॉलिड हम लिए हैं ठीक उसी प्रकार का उसी शेप का सॉलिड आप लीजिए, ऐसा नहीं। सभी पॉसिबल और यूजफुल, जो पॉसिबल हो और जो सुटेबल हो उस प्रकार के सॉलिड को आप लीजिए और अपने आप से भी कर सकते हैं। तो अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एकदम जरूरी नहीं कि हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बस उसी पे निर्भर रहिए। तो हमने मान लीजिए दो सॉलिड लिए हैं और इसको पावर सप्लाई से निम्न अरेंजमेंट की तरह हमने सेट कर दिया। कैसे? मान लीजिए इसमें V वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं हम, V वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट, और इसमें भी V वोल्ट की बैटरी लगा दिए हैं, V वोल्ट की बैटरी। और मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बिटवीन A एंड B, I करंट फ्लो हो रही है, और इसमें भी बिटवीन C एंड D मान लीजिए I करंट फ्लो हो रही है। तो क्लास 10th में आप और अभी 11th में और 12th में फिर से पढ़ेंगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में आप ओम्स लॉ पढ़ के आ रहे हैं। क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यही कहता है ना, V = IR। तो हमें यहाँ पे करंट भी दिया है और पोटेंशियल भी दिया है, विभवांतर। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होता अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाता? V/I हो जाता। ठीक। तो इन दो अरेंजमेंट्स में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, क्या? फिर से एकदम ध्यान से देखना है। अगर इन दोनों सॉलिड्स के अरेंजमेंट में जो हमने वोल्टेज, जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया है, इन दोनों अरेंजमेंट में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें और इन्हीं दो अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम आ जाए, तो ये सॉलिड किस मटेरियल का होगा? तो ये सॉलिड किस मटेरियल का होगा? अपना आइसोट्रॉपिक। और अगर इन दोनों अरेंजमेंट में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, क्या? डिफरेंट आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा? सॉरी, यहां लिख दिए डिफरेंट अगर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? एनाइसोट्रॉपिक। विषमदैशिक। इसको क्या कहेंगे? विषमदैशिक। इसको क्या कहेंगे? समदैशिक। तो इसको समझते रहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक में क्या हमारा काम था कि बिटवीन किसके बीच में हमारा करंट फ्लो हो रहा था? लेफ्ट एंड राइट अरेंजमेंट के बीच में, लेफ्ट एंड राइट। और दूसरे अरेंजमेंट में करंट किसके बिटवीन में, किसके बीच में फ्लो हो रहा था? तो दूसरे अरेंजमेंट में हमारा लेफ्ट एंड अपवर्ड, बिटवीन लेफ्ट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए, जैसे ही डायरेक्शन चेंज किए, इसमें कुछ अरेंजमेंट था, इसमें कुछ अरेंजमेंट था, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज किए और मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो गया दोनों में, तो पक्का एनाइसोट्रॉपिक होगा। और एनाइसोट्रॉपिक होगा इसका मतलब क्रिस्टलाइन होगा। और यदि दोनों में रेजिस्टेंस अपना सेम आ जाए तो बार बार हम बोल रहे हैं वो क्या होगा? आइसोट्रॉपिक होगा। और आइसोट्रॉपिक होने का मतलब क्या हो जाएगा? वो एमार्फस हो जाएगा। क्या? एमार्फस हो जाएगा। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए आइए ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से समझते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेक्सागन के लेयर वाइज के रूप में होता है। एक हेक्सागन का एक लेयर, फिर हेक्सागन का एक लेयर।
तो इस तरीके से हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो इसके और इसके इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पाई बॉन्डिंग है। अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पाई बॉन्डिंग है और जो अटैचमेंट है वो लगभग ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स का है। वैसे तो ये अटैचमेंट 4 इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इसके लैटिस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लैटिस की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो इस नाम को याद करके इसको समझ लीजिए। इसके लैटिस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ही इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होता है। अब जब इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होगा तो चूंकि यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस दिशा में जो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होगा वो मोर होगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते ही आप देखेंगे बीच में बहुत सारे एटम हैं। मतलब एटम है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थोड़ा लो हो जाएगी। अब मोबिलिटी लो होगी तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की टर्म में देखें हम, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लो होगा, रेजिस्टेंस हमारा लो होगा। और अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, कहां? टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कंपाउंड तो एक ही है, ग्रेफाइट हमारा, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक तरफ ज्यादा हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा एक तरफ लो है, एक तरफ हाई हो जा रहा है। कंपाउंड तो एक ही है ना, लेकिन देखिए डायरेक्शन चेंज होते ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो हम क्या बताए थे कि डायरेक्शन चेंज होने पर, हम यही बताए थे ना, डायरेक्शन चेंज होने पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी हुई तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन हो जाएगा। अब चूंकि देखिए दोनों ही दिशाओं में इसमें चेंजिंग आ रही है कि नहीं, तो खुद से सोचिए ग्रेफाइट क्या होगा। ग्रेफाइट किसके अंतर्गत आएगा? अपने क्रिस्टलाइन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ग्रेफाइट है ये क्रिस्टलाइन है, और ये किस मटेरियल का है? एन आइसोट्रॉपिक के बारे में हम यही बताए थे कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जा रही है तो एन आइसोट्रॉपिक है। ग्रेफाइट के केस में यही हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए ग्रेफाइट हमारा एन आइसोट्रॉपिक है, और एन आइसोट्रॉपिक है तो ये क्रिस्टलाइन है। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है। क्या है? ग्लास है। ग्लास, ये क्या है हमारा? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने से पहले आपको 2 लॉ हल्का सा रिमाइंड करा दे रहे हैं। क्या? हल्का सा रिमाइंड करा दे रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है, डेंसर में जाती है, तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर वहीं पे डेंसर से ये रेयरर में जाएगा तो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको, इन 2 लॉ को तो याद, ये 2 लॉ तो याद ही होंगे, क्लास 10th में थे, फिजिक्स में थे।
तो ये 2 लॉ को थोड़ा यहां पे अप्लाई करना है, ठीक, एकदम ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा लगभग। मेरी आशा है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का जो हल्का फुल्का टॉपिक उलझन है वो दूर हो जाएगा, समझ जाएंगे क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमने ग्लास लिया और अब देखिए बाहर वायु है, हवा है, तो इसका मतलब बाहर वाला हमारा जो होगा वो क्या होगा, विरल या रेयरर होगा, विरल माध्यम होगा या रेयरर मीडियम होगा। और जो कांच का मीडियम होगा वो क्या होगा, सघन। ये क्या होगा, सघन, सघन या डेंसर, सघन या डेंसर, डेंसर मीडियम होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ऊपर से हम कोई रे इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, लाइट रे जब इंसिडेंट होगी तो चूंकि रेयरर से डेंसर में लाइट रे आ रही है, रेयरर से डेंसर में लाइट रे आ रही है, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो चलिए एक अभिलंब यहां बना लेते हैं। तो ये लाइट रे इधर अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगी, शायद अभी झुका हुआ नहीं दिख रहा है, चलो झुका दो, चलो झुक गई ना। तो मतलब एक लाइट रे आई रेयरर से जब डेंसर में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन अगर यही लाइट रे यहां से एक बार इंसिडेंट करा के देखें और यहां से अगर इंसिडेंट करा रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर रेयरर से डेंसर वाला काम मामला हो रहा है। जैसे ही ये लाइट रे अब रेयरर से डेंसर में आई फिर से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब फिर से अभिलंब की ओर झुकी। अब देखिए एक काम हो रहा है ना, जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा मान लीजिए ये है, अगर ये ठीक ठाक कांच है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जितने इसके पार्टिकल है सेम है, तो क्या होगा कि ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहां पे अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा बनाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां भी थीटा ही रह गया, दोनों सेम हो जा रहे हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे भी थीटा है, दोनों बोथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर सेम, बोथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर सेम, और अगर वैल्यू निकालोगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भाई, ये क्या आएगा, दोनों लाइट रे के लिए सेम आएगा। क्या आएगा, दोनों लाइट रे के लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या मान लो इधर से कोई लाइट रे पास करा दो, किधर से, इधर से भी कोई लाइट रे पास करा दो, सीधा अब निकल जाएगा तब तो सीधा। देखो लाइट रे मान लो इधर से भी पास किए, डायरेक्शन चेंज कर दिए, अब फिर से क्या है, बाहर हवा है अंदर कांच है, बाहर रेयरर हो गया अंदर डेंसर हो गया। अब फिर क्या होगा, अभिलंब खींचो, अब फिर से क्या होगा, ये हमेशा हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहां भी अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आ रहा है, ये आएगा ही, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे भी थीटा आ रहा है, मतलब देखो इन एवरी डायरेक्शन देयर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा, हर जगह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा है। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दो और प्रॉपर्टी चेंज ना हो, सेम होती जाए, तो किस मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो हमारा होगा आइसोट्रॉपिक। तो ये कांच हमारा क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये आइसोट्रॉपिक होगा। और अगर आइसोट्रॉपिक है तो ये ग्लास हमारा क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। तो ये तो थी बात हमारी, इसका मतलब, तो ये तो थी बात हमारी एनआइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक की। उम्मीद है कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। किसी ने आइसोमॉर्फिज्म के बारे में भी कुछ कमेंट्स किया था। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, एक बात हम आपको एकदम से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऑर्डर इधर उधर हो सकता है किसी भी टॉपिक का, लेकिन कोई टॉपिक छूटेगा नहीं।
हमारे हिसाब से पढ़िए, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे समझ आ गए। जिस ऑर्डर में हम आपको इस चैप्टर में टॉपिक ले आएंगे, जैसे लैटिस के बारे में किसी ने कमेंट किया था, तो लैटिस अभी यूनिट सेल वगैरह हम पढ़ाए नहीं है, तो अभी आगे लैटिस की चर्चा होगी। निरंतर जुड़े रहिए, और अच्छी बात है, जहां भी कुछ कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम क्लियर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे का टॉपिक बोलेंगे और हम ऐसे ही अलग अलग सेपरेट वीडियो लेके चले आते रहेंगे, नहीं। हम जिस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं उस ऑर्डर में पढ़ाते रहेंगे और आपका हर एक कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आपको जितने कंफ्यूजन होंगे तो उनके लिए तब अलग से हम वीडियो बना देंगे, अगर कुछ छूटा रहेगा। नहीं तो आप देखते रहिए, आपका हर एक टॉपिक यहां से क्लियर होगा। तो बिना समय गवाए आइए आइसोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमारी क्या होती है। कि जब डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, क्या, जब डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इसी फेनामेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, ये क्रिस्टलाइन का गुण होता है, वहां पे शायद स्किप हो गया था, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने स्किप किया था। क्लासरूम में जब आप आते तो हम पूरी बात आपको डिटेल में जरूर बताते। ये ऐसा तो है नहीं कि जो हम ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं वो क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा था। तो आइए आइसोमॉर्फिज्म के बारे में चर्चा कर देते हैं हम कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। कि जब, लिखिए, जब क्या बोले हम, जब डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जब डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी फेनामेना को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना हो तो आप, कहाँ गया वक्त, जैसे एग्जाम्पल लेना हो तो जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं। जैसे NaCl है, MgO है, ठीक। तो इनका लगभग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसे होगा। इस चैप्टर में सब स्ट्रक्चर की बात होगी भाई। तो इनके देखिए, इनके एटम के बीच कितने कितने का रेशियो है। Na के 1 एटम, Cl के 1 एटम, Mg के 1 एटम, O के 1 एटम। तो किस रेशियो में ये बने हुए हैं, 1:1। इनका रेशियो 1:1 है। तो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो ये क्या होंगे, हमारे आइसोमॉर्फिज्म होंगे। और जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaNO3 ले रहे हैं और CaCO3 ले रहे हैं, NaNO3 एंड CaCO3। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक। थोड़ा इसको अब इतना नहीं वो कर सकते, मार्कर है भाई। तो देखिए ये कितने इनमें Na के कितने एटम है, यहाँ पे 1 एटम, N के कितने एटम, 1 एटम, O3 के कितने एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम है ना, 3 एटम, तो यहाँ 3। तो ये किस रेशियो में है, 1:1:3, 1:1:3। और कैल्शियम यहाँ पे 1 रेशियो, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है। तो देखिए दोनों के रेशियो सेम है, मतलब सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो जब डिफरेंट सब्सटेंस, NaNO3 डिफरेंट है, CaCO3 डिफरेंट है, जब डिफरेंट सब्सटेंस एक सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं तो इसी फेनामेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो लगभग सभी चीजें कवर हो गई। तो देखिए लैटिस वगैरह की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, यूनिट सेल वगैरह बताएंगे और क्या कितने टाइप, सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन करेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन ही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमको वर्गीकरण क्रिस्टलाइन का ही पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए बाय।